खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना गया, गर्मी शुरू और साथ में हड़ताल शुरू। देश की विरासत से जुड़े कई सरकारी उपकरण सरकार पहले ही निजी हाथों में दे चुकी है। नवरत्न कंपनियों को भी कई नवरत्न कंपनियां ऐसी जो निजी हाथों में दी जा चुकी है। कई बैंक तो या तो विलय कर दिए गए या फिर अब उनको निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि अगर कोई संस्था घाटे में है तो निजी हाथों में आते ही मुनाफे में कैसे हो जाती है। देश के सबसे काबिल लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, तो क्या किसी भी संस्था को मुनाफे में लाने का एक ही तरीका है या फिर अपना घाटा कम करने का एक ही तरीका है, उससे हाथ धो लिए जाएं, निजी हाथों में उसे सौंप दिया जाए। संस्था किस लिए बनती है, अधिकारी किस लिए बनते हैं, मंत्रालय किस लिए होते हैं, मंत्री किस लिए होते हैं, जब एक पूरा संस्थान इतना सरकारी पैसा, जनता का पैसा खर्च करने के बाद घाटे में चला जाए। आज हड़ताल से आम आदमी के हजारों करोड़ कोई नुकसान हुए हैं, जनता परेशान है। तो सवाल यही है कि नुकसान वाली हड़ताल से भला फायदा है तो किसका है। आज बात इसी मुद्दे पर। नुकसान की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन बात यहां जनता के पैसों के नुकसान की नहीं, यहां सरकार के नुकसान की भी नहीं। क्या इस नुकसान के पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो एक बड़ा तबका है, उसको ऐसा लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन से या फिर जिस तरीके की सरकार की पॉलिसी है उससे उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो उस डर के चक्कर में हड़ताल कर रहे हैं। फिर चाहे पुरानी पेंशन को वापस लागू करना हो या फिर सरकारी बैंकों का निजीकरण करना हो, इसके अलावा भी अनेकों समस्याएं हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी। भंवर सिंह शेखावत जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, हड़ताल की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, सरकार को लगातार ट्रेड यूनियन तमाम मांगों के बारे में बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार ना कोई संवाद करती है जी, ना ट्रेड यूनियन को बुला के बात करती है। इवन बजट के ऊपर भी वो नहीं बुलाती है। पूंजीपतियों को बुलाएगी लेकिन मजदूर नेताओं को नहीं बुलाएगी कि मजदूर वर्ग की देश में क्या समस्या है। जो सबसे बड़ा देश का सुई से लेकर हवाई जहाज तक निर्माण का काम करता है, उस मजदूर को बुला के बात करना तक भी ये मुनासिब नहीं समझते लोग। उनको मांग पत्र देने के बाद भी वो बुला के बात करना पसंद नहीं करते। यहाँ जो श्रम मंत्री है वो बुला के नहीं बात करना चाहते। लेकिन हड़ताल इसलिए थोड़ी ना होगी कि बुला के हमें चाय नहीं पिलाई जा रही है। मांगे बताइए सर। हड़ताल मेन बात यह है कि जो निजीकरण किया जा रहा है हर क्षेत्र का, वो जो देश की संपत्तियों को बेच करके निजीकरण हो रहा है, जो मुनाफे में चलने वाली संस्थाएं उनका भी निजीकरण हो रहा है। बाल को मैं कहता हूं हजारों करोड़ का मुनाफा देने वाली कंपनी, उसको दे दिया गया अपने मित्र को, अग्रवाल को। क्यों भाई, ये आपकी घर की संपत्ति है। आज इसी तरह से बैंकों का जो है हजारों करोड़ रुपया दे दिया गया। आज उसमें दुनिया भर की लगा दिए चार्जेस। पहले आपको आदत लगा दी, आप एटीएम से पैसा निकालो, आप पेटीएम करो, ये करो, आज सब चीज पे चार्जेस लगा करके आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। निजीकरण करके जो आज आप जयपुर एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, जहां 10 रुपए की चाय मिलती थी, वो 150 रुपए की चाय उस गरीब मजदूर को मिल रही है। जो लोडिंग अनलोडिंग करता है वो चाय नहीं पी सकता एयरपोर्ट के ऊपर आज अपनी मजदूरी करके। आज उसी तरह से तमाम के तमाम बैंकों में जो निजीकरण हुआ है, तमाम लोगों को निकाल दिया गया। बीएसएनएल में 75,000 लोग एक दिन में निकाल दिए गए जिनकी तनख्वाह 50 से 60,000, लेकिन 10,000 रुपए का मजदूर वही काम कर रहा, वापस उसको भर्ती किया गया है, ठेके में भर्ती किया गया है। उन्हीं मजदूरों को मजबूर किया गया है कि ठेके में आ जाओ 10,000 रुपए में। तो ये अपने दोस्तों की, अपने ठेकेदारों की, अपने चाहने वालों की, अपने पूंजीपतियों की जेबें भर रहे हैं देश के अंदर, देश की संपत्तियां बेच करके। तो ऐसी सरकार के खिलाफ अगर हड़ताल नहीं की जाएगी तो क्या किया जाएगा आगे आने? आज 2 दिन की हड़ताल है जिसमें बैंक शामिल है, जिसमें मजदूर शामिल है, कोयला शामिल है। बिजली देखिए, ऐसा करंट लगेगा आप लोगों को आने वाले समय में। प्रोडक्शन लग रहा है सर, हमें तो अभी बिजली का बिल जिस कदर आ रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिजली बिल 2021 जो लेके आए मोदी, वो उस बिल को
आम जनता पे जब करंट अब लगेगा, अभी राजस्थान में चालू नहीं हुआ है थोड़ा, अभी जब चालू हो जाएगा वो बिजली का करंट, तो आपको पता लगेगा कि निजीकरण के फायदे क्या हैं। तो आपकी जब जेब ढीली होगी, आज आप पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगाई है कि आप अपने 2 बच्चे पूरी तनख्वाह लगा दो तो नहीं पढ़ा सकते कहीं पे। आज आप पूरी तनख्वाह लगा करके आप अपने जीवन यापन नहीं कर सकते, इलाज नहीं करा सकते। आज इतना महंगा इलाज है, क्या करेंगे? सब कुछ निजीकरण आप कर दोगे तो गरीब जाएगा कहां पे? वो कहां चिरंजीवी इलाज बनवाइए कराएगा? सर, पहले तो मैं कहूंगा चिरंजीवी बनवाइए, कोई बात नहीं। चिरंजीवी 10 लाख का बीमा ये स्टेट में, वापस मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राखी राठौड़ जी, अगर एक एक करके सारे सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो एक काम कीजिए ना, सरकार को ही निजी हाथों में दे दीजिए, सरकार भी चला लेंगे वो। क्योंकि लंबा चौड़ा पैसा तो हमारा मंत्री पर भी खर्च होता है, मंत्रालय पर भी खर्च होता है, अधिकारियों पर भी खर्च होता है। जब वो इस चलाने की स्थिति में नहीं तो उनको भी हटाइए। देखिए विजेंद्र जी, जिन यूनिट्स की हम लोग आज बात कर रहे हैं, आप यूनिट्स का अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा घाटा सरकार को हो रहा है। जैसे बैंक्स की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर एक नॉर्म्स है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। एक फिक्स पैसा है जो कि उतना पैसा आपको बैंक में मेंटेन करना पड़ता है। अगर 2014 से अब तक का हिसाब देखें तो 4 लाख करोड़ से ऊपर का अमाउंट जो है वो सरकार को देना पड़ा इन बैंकों को, जो कि घाटे में चल रही थी। होना क्या चाहिए था, ये पैसा लगना था जनता के हित के लिए, वेलफेयर के लिए। जनधन जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन देने वाली बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स बनाने वाली बात हो, लेकिन हुआ क्या, हमने दे दिया। की बात है, मुझे बताइए कि एक घाटे की कंपनी निजी हाथ में आते ही प्रॉफिट की कैसे हो जाती है? उससे 10-15-20 हजार करोड़ लेके फॉर्मूला ही खरीद लीजिए। बिल्कुल, हर दिन कंपनियां बेचने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। विजेंद्र जी, इसका जवाब जो है वो भंवर सिंह जी बहुत अच्छे से दे देंगे, क्योंकि काम करने की स्थिति नहीं होती है यहाँ पे। जो आप देखिए कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पर इस तरह का हड़ताल, जबकि ये इंश्योर किया है सरकार ने कि आपके जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। जब आपको काम करना है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पर्सनल, बीच में भंवर सिंह जी यही हालत सब जगह दिखाते हैं। विजेंद्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है। इन्होंने पूरी बात बोली नहीं। मैं जब बोल लूं तब बोलिएगा भंवर सिंह जी, जब मैं बोल लूं तब बोलिएगा, अपना टर्न आए तब बोलिए। झूठ आप बोल रहे हैं और आपका झूठ का पर्दाफाश मैं करूंगी आज, इसलिए बीच में मत बोलिए आप। ठीक है, राखी राठौड़ जी, जरा बताइए बीएसएनएल से कितने गए? जरा बताइए, जो एयरपोर्ट पर जितने भी थे जी, उनमें से कितनों को निकाला गया? सिर्फ अपनी इच्छा से कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। नहीं, बीच में मत बोलिए भंवर सिंह जी। आप सुनिए, आप ये कोई वो मोहल्ला नहीं है आपका जो आप चिल्लाएंगे। यहाँ एक अच्छा प्रेस्टीजियस चैनल है, एक प्रेस्टीजियस चैनल है जहाँ पे बात होगी। आप प्लीज गली मोहल्ले में नहीं है, आप अपना लेवल में बताइए। देखिए, आप विजेंद्र जी हैं इस काम के लिए, विजेंद्र जी हैं इस काम के लिए, आप अपना काम कीजिए। राखी राठौड़ जी, वो भी मैम सवाल ही पूछ रहे हैं, सवालों का जवाब दीजिए। चुप हो जाएंगे तो बात करेंगे। आप लगातार बोलेंगे तो नहीं बोल सकती मैं। ठीक है, राखी राठौड़ जी जवाब दीजिए। देखिए, साफ सरकार ने कहा है कि जो भी वहां पर एम्प्लॉइज हैं उनके जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको वहां से नहीं निकाला जाएगा। जो सुविधाएं उन्हें मिल रही है, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, निकाली किसी ने नहीं है। आप काम नहीं करना चाहते और यही स्थिति थी, इसीलिए। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए विजेंद्र जी, या तो आप सवाल मत पूछिए, विजेंद्र जी या तो सवाल मत पूछिए या इनको चुप कराइए। एक बार चुप आप चुप हो जाइए। राखी राठौड़ जी, मैम सवाल में वापस सवाल पूछ लेता हूं। मुझे बताइए, अगर कर्मचारियों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा जी, अगर उन्हीं कर्मचारियों को निकाला भी नहीं जाएगा जी, तो मुझे बताइए वो कर्मचारी तो आज भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर घाटे में कैसे है? देखिए, क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप समझते हैं कि इकोनॉमी को अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में इसलिए क्योंकि कोरोना के अंदर हमने फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया। आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतना सारा इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट तब हो पाएगा जब वो प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल नहीं, मैं आपको इंश्योर करती हूं कि एसबीआई को मिला करके। सर देखिए, फिर पीछे बोल रहे हैं विजेंद्र जी, देखिए लगातार बोलेंगे। देखिए, जीडीपी का जो पैसा पहले हेल्थ में खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च होता है। आप पढ़ के नहीं आते हैं, आप पढ़ के नहीं आते हैं भंवर सिंह जी, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप ये बताइए, हेल्थ के अंदर क्या पैसा बढ़ा नहीं है सरकार का? लगातार बढ़ा है सरकार का। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ मत बोलिए। देखिए इनको, विजेंद्र जी, अगर आप डिबेट कराना चाहते हैं तो इनको चुप कराइए। लगातार बीच में बोलना चाहते हैं, इसे बुलवा लीजिए फिर। ठीक है मैम, लेकिन मुझे बताइए 2014 से लेकर अब तक कितनी कंपनियां बेच चुके हैं? देखिए, वो कंपनियां जिसमें कि घाटा रहा उन कंपनियों को किया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनियां बेची। देखिए, BHEL बेल जो कंपनी है उसको स्ट्रेंथन करने का काम सरकार ने किया। आज हम लोग डिफेंस क्षेत्र के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स, 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स जो पहले इंपोर्ट हुआ करते थे, आज हम इन हाउस बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो घाटे में जा रहा है, जो पैसा उनके घाटे को
ओवरकम करने में लग रहा था, उस पैसा को जनता के वेलफेयर में लगाने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि लेकिन मैम मेरा मूल सवाल वही है जो आम आदमी पूछता है। अगर सरकार के अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं मैम, वो इस देश की क्रीम होती है जी। अगर वो उस कंपनी को घाटे से उभार नहीं पा रहे तो प्राइवेट क्यों उभार देता है, मुझे ये बताइए। कुछ कंपनियां उभर पाती हैं, कुछ कंपनियां नहीं उभर पाती, क्योंकि सरकार को उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बेटर है कि वो इन्वेस्टमेंट जनता के हक में, उनके वेलफेयर के लिए चले। अगर उनके वेलफेयर, क्योंकि सरकार का काम जो है वो पब्लिक वेलफेयर का है, ना कि किसी भी जो घाटे में गई कंपनी है उसको आगे ले जाने का। आप बताइए मुझे कि अगर प्राइवेट में हमको काम करना है, अगर एम्प्लॉय को काम करना है और उसके कोई भी राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट, मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं प्रॉब्लम हो, तो कहां प्रॉब्लम है, आपको काम करना है। और अल्टीमेटली देखिए ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है सरकार, अगर इन्वेस्ट ना करके वापस आएगा ना कोई पता ना हुए हैं। देखिए जिसे काम नहीं करना वो कहीं भी काम नहीं करेगा। आप सबसे बड़ा उदाहरण है भगत सिंह जी, आप सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। देखिए आप दोनों रुके, हमारे साथ महेश मिश्रा जी जुड़ गए, महासचिव राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के। महेश मिश्रा जी, 2 दिन की हड़ताल है सर, क्या डर यह है कि अगर निजी हाथों में चला गया तो जिस तरीके से आज हम काम करते हैं, 1 घंटे का लंच होता है, उसके अलावा 50 तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, वो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी? देखिए, कर्मचारी के लिए चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, काम करना है। सवाल ये है कि जो बैंक पहले जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो डूब गए और डूब करके लोगों का पैसा ख़त्म हो गया। आज बैंक ऑफ राजस्थान देख लीजिए, बैंक ऑफ राजस्थान जयपुर और मानसिंगा ने बनाया, इतना अच्छा बैंक था जो कि पब्लिक सेक्टर से भी अच्छा बैंक चल रहा था। आज वो निजी हाथों में उसका वो खरीद लिया, बांगुर ने खरीदा, मात्र 300 करोड़ का घोटाला उसने किया। फिर तायल ने खरीद लिया और तायल ने भी इतना ही किया और फिर जाकर के आज वो आईसीआईसी बैंक को बेच के चला गया। आज जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो इस देश की, आज जिस तरीके से आज देश को उभारा है, जिस तरीके से इस देश को उभारा है, आज आप ये देखेंगे कि पहले सेठ साहूकारी प्रथा जो चल रही थी, किसान भी उसी के पास जाता था, छोटा व्यापारी भी उसी के पास जाता था, आम आदमी का तो बैंकों में प्रवेश ही वर्जित था। मैं आज बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ 14 बैंकों का, वो ऐसे ही नहीं हो गया था। और उसमें बैंक कर्मचारियों का तो कहीं ये करें ना, ये मिल जाएगा, काम करेंगे ना करेंगे, ये गलत है। मेरा कहना यह है कि बैंक कर्मचारी इस बात के लिए नहीं है कि आज बैंक कर्मचारी इस बात के लिए चिंतित है कि वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो हमें काम करना पड़ जाएगा। नहीं, आज जो लोगों को जो इससे सुविधा मिली है पब्लिक सेक्टर से, वो सुविधा समाप्त होकर के आज वो जाकर के फिर से सेठ साहूकारों के दरवाजे पे जाके बैठ जाएंगे, हमारे को इतना पैसे दे दीजिए। कोई भी बैंक घाटे में नहीं है, पब्लिक सेक्टर का कोई बैंक न घाटे में था न घाटे में है। सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिन्होंने आई हैड बीन द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, 2 बार मैं बोर्ड के डायरेक्टर में रहा, बोर्ड में रहा। पैसा खा गए लोग, बाग लेके चले गए। आज मेहुल चौक से और ये लेकर के पंजाब नेशनल बैंक जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा बैंक है, उसकी 1/4 जो कैपिटल है, आज लेकर के बाहर चले गए। ऐसा आदमी बाहर कैसे चला जाएगा? पहले विजय माल्या लेके चले गए, तब तो हम यही समझते थे। यही है कि बैंकों के अंदर इतना पैसा दे ही कैसे दिया गया बिना लायबिलिटीज के? नहीं, जो पॉलिसी थी, आज बैंक को तो पेपर जिस तरीके से करके ला करके देते हैं जी। आज बैंक उनको बैंक का काम क्या है? पैसा जमा करना, लोन देना। नहीं, लोन ऐसे थोड़ी ना किसी को दे दिया जाएगा कि वो डूबी जाए। फिर नहीं तो ऐसे, ये तो इंटेंशनली डूबा। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ जहां से गए हैं, बैंक ने लोन दिया है उन्हें। हाँ, बैंक ने लोन दिया है। और बैंक ने अगर लोन दिया होगा उसके एवज में उससे ज्यादा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी रखी होगी सर। प्रॉपर्टी रखी है, आज उसके अंदर जो जिस तरीके से वो प्रॉपर्टी कहाँ है, वो प्रॉपर्टी किसके पास है? बताइए ना आप। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो सिर्फ अधिकारियों और नेताओं की गलती है तो बैंक की गलती नहीं है। प्रॉपर्टी का क्या करें? लेके चले गए वो तो। अब सरकार उस प्रॉपर्टी कैसे लेके चले गए? प्रॉपर्टी नहीं, वो चले गए, लोन लेके चले गए। अब पैसा किससे वसूल करेंगे? पैसा किससे वसूल करेंगे? सरकार ये कह रही है अगर 14,000 करोड़ रुपए दिए गए होंगे किसी को, सर मैं मानकर चल रहा हूं 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज रखे गए होंगे, लायबिलिटी रखी होंगी, प्रॉपर्टी के कागज हैं ना सर, लेकिन आदमी नहीं है ना, आदमी नहीं है ना। कानून व्यवस्था ऐसी है कि उसके पीछे से बेच भी नहीं सकते। हमारा भी कहना ये है, जो लेके चले गए उनको बुलाओ, पैसा वसूल करो उनसे, या उनको बेचने की अनुमति हो संपत्ति। हाँ,
अभी इसके लिए एनसीएलटी बनाया गया। मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, एनसीएलटी में हो क्या रहा है, आपके ऊपर 50,000 करोड़ लोन है, उसमें एनसीएलटी क्या करती है कि साहब इसकी इतनी प्रॉपर्टी वो 10,000 करोड़ में सेटलमेंट करा देती है, और वो 40 करोड़ का नुकसान होकर के, और देश का नुकसान है वो 40 करोड़, जनता का नुकसान है, और वो 10,000 करोड़ में दूसरा सेठ उसको ले लेता, इन्हीं का चाहिए था, और उसके नाम वो संपत्ति हो जाती है वापस 10,000 करोड़ में। तो ये देश को ठगी करवा रहे हैं, और उसमें सरकार खुद शामिल है। मैं आपको बताऊं उसके अब ये सरकार खुद है हेरफेर करने के अंदर। ऐसे तो दर्जनों उदाहरण दे दूंगा कि पैसा उठाया जाता है और फिर वो या तो पूरा माफ कर दिया जाता है, बिल्कुल बहुत या फिर उसकी सेटलमेंट की जाती है। पूरा माफ नहीं किया जाता। ये जो है कुछ पैसा सेटलमेंट के नाम पे ले लिया जाता है। सरकार एनपी अमाउंट में एक सेटलमेंट बैठता बैंक के अंदर, सेटलमेंट कमेटी के पास पहुंचा देते हैं। एनपीए तो अपने आप में एक स्कैम है सर। हाँ नहीं वो तो है, सेटलमेंट कमेटी होती है कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हैं। प्रदीप जी, सरकार के ऊपर आरोप तो बड़े लगाए जाते हैं कि ये बेच दीजिए, ये बेच दिया, अब ओपीएस को लेकर भी, पेंशन स्कीम को लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि 2004 से लेकर 2014 तक तो आपकी सरकार थी सर, उस दौरान ध्यान नहीं आया कि चलिए इसको दोबारा से लागू करते हैं? एज ए बैंकर हमने हर सरकार के टाइम में। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आज बड़ा हो हल्ला किया जा रहा है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। आपका कहना उचित है। 10 साल 2004 से 2014 तक विजन जी आपको देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो शेखावत जी ने जो बात कही है, मैं इनकी बात को कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुनती है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस 8 साल के टेन्योर में कि मंत्री जी, मोदी जी की सरकार में वन वे कम्युनिकेशन है, उनका अपना नेटवर्क है, सुनते नहीं है वो, किसी बात को कम्युनिकेशन नहीं करते। सरकार बात नहीं करती। आप चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात कीजिए, मुझे बात कीजिए। आप ये बोलने क्यों नहीं जा रही है, ये बोलने क्यों नहीं जा रही है, ये बोलने क्यों नहीं जा रही है किसी को? इन्होंने ये कोई तरीका है बात करने का? नहीं, गलत बात है ये, किसी को बोलने को नहीं देते। मुझे अपनी बात करने दीजिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। विजय जी बात उचित नहीं है, आप इनका माइक बंद करिए, आप इनका माइक बंद करिए, मुझे मेरी बात नहीं करनी है। राखी राठौड़ जी, अगर आपको पसंद नहीं है मैम कि आपके बीच में कोई बोले तो दूसरों को रुके मैम, तो उनको बोलने दीजिए। प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैम वो मेरी जिम्मेदारी, मैं सवाल का जवाब उसके लिए वो रोकेंगे मुझे, वो मेरी उसके लिए वो रोकेंगे मुझे। आप मुझे मेरी बात करने दीजिए, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, इस तरह की नॉनसेंस नहीं होगी डिबेट में, इस तरह की नॉनसेंस नहीं होगी। राखी राठौड़ जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं फिर सवाल कर रहा हूं सर, 10 साल कम पड़े थे उस फैसले को वापस लेने के लिए, जो आज ये कहा जा रहा है कि देश में इसको वापस लागू किया जाए, कर देते वापस? विजेंद्र जी, यूपीए सरकार में 28 बैंक थी, और इन सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद इन्होंने बैंक का मर्ज कर दिया, 6 बैंक कर दिए, 6 बैंक कर दिए, मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई, कंपटीशन खत्म हो गया। आज का बैंक का जो ग्राहक है उस पर जितनी सर्विस चार्ज लग रहे हैं, जिस तरह के चार्ज पे लग रहे हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर सवाल सुन पाया? सर मैं सवाल सुन रहा हूं, लेकिन मुझे उसकी भूमिका बनानी होगी, उसकी भूमिका बनानी होगी कि 10 साल का जो जिक्र आप कर रहे हैं, उस 10 साल में बैंकिंग सेक्टर में 28 बैंक थे, कॉम्पिटिटिव सर्विस थी, ग्राहक को सुविधाएं मिलती थी, बैंकों में आवश्यक प्रतिस्पर्धा होती थी, और बैंक को सस्ती सेवाएं देनी होती थी। लेकिन जब से मर्जर हुआ है, उस मर्जर के बाद में स्टाफ भी कम हुआ, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बंद हो गई। प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 दिन की हड़ताल में यह भी एक मुद्दा है जी कि देश के अंदर वापस ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी जी, 10 साल ये फैसला वापस क्यों नहीं लिया गया, इस पर बोला क्यों नहीं गया? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसमें ये बात में शामिल है जो बात आप हो रही है, और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि सरकार ने बैंकों को लूटने की छूट दी, सरकार ने बैंकों को लूटने की छूट दी, अपने चहेतों को फाइनेंस कराया, उनको वित्त के ऋण दिलवाए गए, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी सीमाएं लागी। सरकार की शह देने के बाद वो लोग ऋण लेते गए, चलते चले गए। मेरा मानना है कि इस बारे में सरकार की मिलीभगत से हुआ, और पैसा जो सरकार का डूबा उसको एनपीए करके षड्यंत्र किया गया। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को मैं मानता हूं कि ये कर्मचारियों की समझौते के साथ होना चाहिए था कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल था। इसमें सरकार वन साइड फैसला नहीं ले सकती कि हम उनको इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पेंशन देंगे या उस तरीके से पेंशन देंगे 2004 से पहले। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज जो पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए, जो माहौल बना रहे हैं, उनकी तो केंद्र में 10 साल सरकार थी, अगर उन्हें फैसला बदलना तो बदल देते उस वक्त।
देखिए, उनको लागू करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को इसको लागू करना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमला किया सबसे पहला मजदूर क्या नाम से कर्मचारी वर्ग के ऊपर, उन्होंने पेंशन आज 10% जैसे मजदूर का कटता है ना पीएफ, वैसे ही इनका कटने लगे। तो कहाँ के सरकारी नौकर, ये प्राइवेट नौकर हो गए एक तरह से। पैसा कटेगा तो इनको पेंशन मिलेगी बुढ़ापे में, नहीं इनका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं था। पहले जो था सीधा मिल रहा था, जैसे अब लागू किया राजस्थान ने, क्योंकि जनता का जब एकता का कहते हैं ना जूता पड़ता है तो दिमाग सब अच्छे अच्छे को ठीक हो जाते हैं। अब जनता ने इनका दिमाग ठीक किया, कांग्रेस का भी, तब जाकर के ये ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बीजेपी को भी करना पड़ेगा देश में, कर्मचारी वर्ग इनकी भी हालत खराब करेगा। आज ये जिस तरह से एयरपोर्ट को इन्होंने नवीनीकरण किया 1000 करोड़ से, उसके बाद बेच दिया, किसका पैसा लगा? हमारा पैसा लगा, लेकिन मालिक कौन बन गया? अडानी बन गया ना। तो ये किसके दलाल है? ये अडानी के दलाल है ना, ये जनता के दलाल तो नहीं है, ये जनता के शुभचिंतक नहीं है। इनको काम करना है केवल पूंजीपतियों के लिए। तो ऐसी सरकार के खिलाफ ये हड़ताल है कि जो लगातार हमले कर रही है। आज नरेगा का बजट घटा दिया गया, हम मांग कर रहे हैं केंद्र में कि केंद्र सरकार लागू करे, कि शहरों में भी लागू करे। आज लाखों लोग चौकियों पे खड़े रहते हैं सुबह और अपना टिफिन लेके आते हैं घर वापस, भूखे जाते हैं, वैसे ही कुछ काम मिलता नहीं है। कौन देगा उनको रोजगार? आप प्राइवेटाइजेशन करके छटनी कर रहे हो हर जगह पर। आज एयरपोर्ट पे जाके देखो ना, क्या सबसे बड़ा नुकसान, जो 50,000 का कर्मचारी था आज उसको 15,000 रुपए वेतन मिल रहा है। सर, मेरी ख्वाहिश होती नहीं है कि मैं हर दिन जाकर एयरपोर्ट पर देखूं क्या चलता है। क्या किराया घटा दिया? क्या एयरपोर्ट का किराया घट गया? क्या उसका लैंड करने का चार्ज घट गया? 10 रुपए की कॉफी 150 रुपए की हो गई, किसको फायदा हो रहा है? ये उस मालिक को हो रहा है। लेकिन 150 की कॉफी कौन सा कर्मचारी पीने जा रहा है? आप जा रहे हैं सर, मैं जा रहा हूँ। आप और मैं भी जा रहा था। 10,000 की फ्लाइट लेकर वहां से उड़ता है, उसके लिए 150 रुपए दिए जाते हैं, सुविधा के नाम पर दिए जाते हैं। सुविधा दे क्या रहे? बगल में चले जाइए सर, अरे हमारे बगल में चले जाइए किसी रेस्टोरेंट में, बगल में चले जाइए किसी कॉफी शॉप के अंदर आपको सर। मैं कह रहा हूं क्या बात हुई सर? ये लोग थे तब ये गलत बात है सर। 10 रुपए में थी, आप मत लीजिए ना सर, फोर्सफुली थोड़ी ना दे रहे हैं आप। फोर्सफुली से मतलब नहीं है, वो वहां पर आपको मिलेगी नहीं तो फोर्सफुली है। जब आपको 10 रुपए की चाय अवेलेबल नहीं होगी तो क्या करोगे आप? प्लेन के अंदर एयरपोर्ट पर जाइए सर, एयरपोर्ट के बाहर ही हैं, 10-10 रुपए की चाय मिलती है। अरे तो अगर आप अंदर बैठ के छोड़ दीजिए सर, ये मुद्दा ही नहीं है। उसका पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया, 150 रुपए पार्किंग चार्ज है। इवन राजस्थान सरकार को कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं यहाँ से गोदाम। लेकिन महेश मिश्रा जी, सर जिस तरीके से 12 मांगों के साथ ये हड़ताल की जा रही है, क्या इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि निजीकरण को रोका जाए या कुछ और भी है? नहीं, इसके साथ अन्य मांगे भी हैं जो कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अपने मांगे डिसाइड की हैं। जो मुख्य मांग है प्राइवेटाइजेशन। मैं तो आपको बैंक में काम करते हुए आज 50 साल से मेरा एक एक्सपीरियंस है। बैंक का कोई दोष नहीं है, बैंक कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है। कांग्रेस थी तो कांग्रेस का दोष। आज इंदिरा जी के बर्थडे पे जनार्दन पुजारी जी ने उनके बर्थडे पे 60 लोन मेले लगाए और फिर उसके बाद दूसरी सरकार आई, उन्होंने माफ़ कर दिया देवीलाल जी ने। किसका पैसा, कहाँ का पैसा किसने माफ़ कर दिया? अब उसके बाद अब ये सरकार आई, ये कहती है इनके कहने से जहाँ कोई भी बैंक घाटे में नहीं है। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फायदा अभी भी आज भी सब बैंकों में ठीक है, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जिनका निजीकरण करने की बात की जा रही है वो अभी भी करंट सिचुएशन में फायदे के अंदर है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, लेकिन एनपीए इतना हो जाता है कि उसको उसमें से प्रॉफिट में से निकालने के बाद बैंक घाटे में। अच्छा, उससे नुकसान किसको है? लेकिन एनपीए भी तो सर बैलेंस शीट का हिस्सा है ना, है वो अलग थोड़ी ना है। जिस पैसे को एनपीए किया जा रहा है वो भी तो पैसा है ना सर। नहीं, पैसा तो देखिए, पैसा दे दिया, वसूल कौन करेगा? बैंक करेगा। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए, कई जगह रिकवरी ट्रिब्यूनल बन गए, कई जगह ऑफिस नहीं मिले, वो भी टाइम फीस हो गई, कोई रिकवरी नहीं हो। हाँ, कोई उसमें रिकवरी नहीं। फिर उसके बाद में अब जिस तरीके से आज रिकवरी का जो सिस्टम है, आज ये कहते हैं कि रिजर्व बैंक ध्यान रखे, रिजर्व बैंक उसके ऊपर जितना एनपीए है उस एनपीए के ऊपर पर्दा डाल के आगे फिर चलते चले जाते। अब जाकर के स्ट्रिक्टनेस हुई है। नहीं, लेकिन मुझे बताइए, अगर एक प्राइवेट सरकारी बैंक निजी हाथों में चला जाता है तो वो उसको बर्बाद कर देगा, या कोई एक उदाहरण है कि सरकारी बैंक निजी हाथों में गया हो और एम्प्लॉइज के फायदे में रहा हो और देश के फायदे में रहा हो, बैंकिंग सेक्टर के फायदे में रहा हो? जितने आपके ये प्राइवेट बैंक हैं, आज ये कोऑपरेटिव बैंक हैं, कुकुर मुत्ते की तरह बने और उसके बाद ये ढहते चले गए, लोगों का पैसा डूब गया। अब जाकर के सरकार ने 5 लाख रुपया देना स्वीकार किया है, उससे ऊपर है वो खत्म हो गया 5 लाख रुपए तक। अगर आपका 50 लाख जाएगा तो 5 लाख मिलेगा, ठीक है, 45 लाख चला जाएगा। राखी राठौड़ जी, मैम, क्योंकि
एक लंबे टाइम से लगातार किसी ना किसी कंपनी को आप प्राइवेट हाथों में देते आ रहे हैं जी। मेरा सवाल यह है कि कोई बैंक ऐसा बताइए जो सरकारी बैंक था, प्राइवेट हाथों में दिया, कर्मचारियों को और ज्यादा फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ और उस बैंक से जुड़े, खासकर उस बैंक से जुड़े जितने भी उसके क्लाइंट थे उनको फायदा हुआ। मुझे बताइए कौन कौन से बैंक? ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी के अंदर हुआ था। इनका मर्जर हुआ पीएनबी के अंदर, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक थी, और उसके बाद में कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी भी बैंक ऑफ राजस्थान बैंक ऑफ इंडिया का भी पीएनबी में विलय हुआ था। जिक्र करें मैम, पीएनबी के शेयर होल्डर्स को 50% से ज्यादा का घाटा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली देखिए जो शेड्यूल्ड बैंक हैं सर, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ग्राहकों को कभी भी घाटा नहीं होता। महेश जी भी यहाँ पर बैठे हैं कि कोई भी शेड्यूल्ड बैंक के एनपीए की वजह से, सर बबर सिंह जी आप बीच में बोलिए, बात सुनिए बवर सिंह जी बात सुनिए, बवर जी रुकिए, बात सुनिए। लेकिन राखी राठौड़ जी, पीएनबी के अंदर इनके मर्जर से पहले पीएनबी अपने पैरों पर खड़ा था। बिल्कुल, और शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से महेश मिश्रा जी है। सर इस मर्जर के बाद पीएनबी लड़खड़ा रहा है और अभी तक खड़ा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही, अगर मैं गलत नहीं, देखिए मैं एक बार अपनी बात को उल्टा हमने जो स्थायी बैंक था उसको लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी बात सवाल पूछ रहे हैं, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक बना। मैं रोक रहा हूं आपको सर, एक मिनट विजेंद्र जी। होता क्या है बैंक के लिए, देखिए आप सरकार की बहुत सारी योजनाएं, आप समझते हैं इस बात को कि सरकारी बैंक जरूरी है। सरकारी बैंक इसलिए जरूरी है क्योंकि गांव ढाणी तक अप्रोच करने के लिए हमें वो बैंक चाहिए जो कि जहां तक कि गांव के हर एक आदमी की अप्रोच हो सके। पीएनबी जो है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा यूनिट है जिसको कि सरकार को अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए किया, क्योंकि जब कोई बैंक घाटे में जाता है तो दो ही ऑप्शन सरकार के पास होते हैं, या तो उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए या उनका विलय किया जाए। अभी तक जैसे महेश जी कह रहे थे कि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो विलय भी किया है, विलय भी हुआ है और प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है। ये सरकार की एक पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसके माध्यम से कंपटीशन बढ़ता है। देखिए मैं ये बताती हूँ आपको कि हाउसिंग लोन जो पहले 13% मिलता था, 6.5% मिल रहा है हम लोगों किया को। जाता है तो क्या यूनियन को कोई समस्या है? यूनियन को ये समस्या है, ब्रांचेस स्टेट जितने भी बैंक बने हैं विलेज इनको किया है, ब्रांचें कम हो गई हैं, एम्प्लॉयज की छटनी हो गई है। मैं आई हैड बीन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुए बाद आज हजारों शाखाएं बंद हो गई, हजारों कर्मचारियों की छटनी हो गई जी, और फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं लोगों को। आज आपके जो स्केल 1, 2, 3, 4 रिटायर और 5 एजीएम तक रिटायरमेंट होने के बाद भी आज वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं जी। चपरासी है ही नहीं, सफाई कर्मचारी है ही नहीं, रिटायरमेंट के चौकीदार है ही नहीं, ये सब बार ठेके पे चल रहे हैं। होता है तो डायरेक्टर साहब ये काम का क्राइटेरिया नहीं है, ये काम का क्राइटेरिया नहीं है, साहब की परमिशन से बिना एमडी छटनी का मामला है। इसमें सरकार ने बात करती है, सरकार ने मर्जर के बाद छटनी की है कर्मचारियों की। इसमें किसी भी वर्किंग स्ट्रेंथ बैंकों की घटा करके उनको बदनाम किया गया है। काम करने में कोई क्यों होता है महेश जी, ये बता दीजिए। बैंकों की वर्किंग स्ट्रेंथ कम करके उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया, जबकि कर्मचारियों ने अपना काम किया, अधिकारियों ने अपना काम किया, लेकिन छटनी के नाम पर बैंकों का विलय कर उस एनपीए को माल बना करके अपने लोगों को पैसा दिया गया और उसकी रिकवरी का कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। प्रोग्राम को क्लोज करना है, लेकिन महेश मिश्रा जी एक सवाल का मैं जवाब जरूर चाहूंगा। बैंक कर्जा देता है, सरकार माफ करती है, जब सरकार माफ करती है तो क्या जो माफ किया हुआ पैसा होता है क्या वो बैंकों को लौटाया जाता है? नहीं लौटाया जाता, या सिर्फ खातों के अंदर नहीं लौटाया जाता, बैलेंस शीट बोलता है। क्या घाटे की एक बड़ी वजह यह भी होती है? घाटे की वजह है आज जो सरकार की योजनाएं हैं, मोदी जी विदेशों में बैठ करके इस बात के लिए कहते हैं कि मैंने 32 करोड़ खाते खुल गए। किसने खोले? 90% से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने खोले। प्राइवेट बैंक ने नहीं खोले, प्राइवेट बैंक ने नहीं खोले। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबर जी आपका भी शुक्रिया, राखी राठौड़ जी और प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया। सरकार को सोचना चाहिए कि जो वो फैसला ले रही है उससे हो सकता है कि चंद वक्त के लिए कुछ पैसा उसकी जेब में चला जाए, लेकिन अगर भविष्य उसका सुरक्षित नहीं, उसमें काम करने वाले लोगों का सुरक्षित नहीं, तो इस पर विचार मंथन होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, कुछ समस्याओं का हो सकता है। नमस्कार।